बट अगर ऑर्गेनिक फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, विच इज मोर प्रॉफिटेबल? उनका भी दो टाइप का माइंड चलता है। एक सेक्टर ऐसा है जो जेनजी के लिए वर्क कर रहे हैं, एक सेक्टर ऐसा है जो ट्रेडिशनल पे वर्क करता है। माइंडसेट पहले बनाना पड़ता है कि मेरे पास में कैसी ऑडियंस है, मेरे पास में कैसे कस्टमर्स हैं। एआई को अगर स्मार्टली यूज करना हो बिजनेस के अंदर और ग्रो करने के लिए, तो बंदा कैसे कर सकता है? एआई करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है। तो आपके हिसाब से पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो छोटे बिजनेस वाले उनको क्या रखनी चाहिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप क्रेडिट में बिजनेस करते हो तो ये मान के चलिए आप एक लिमिट के अंदर ही व्यापार कर पाओगे। तो एस्टिमेटेड सर, फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो अभी तक आपने कितनी फ्रेंचाइजी दे दी है? आज हमारे पास में कम से कम 250 से 300 जगह ऐसी चल रही है जो जहाँ पे हमारी वर्किंग चल रही है, और 16 से ज्यादा हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। छोटी मोटी बातें और लंबी रातें हर किसी की जिंदगी में होती है, बट उसमें से कुछ एक शख्स होते हैं जो वो लंबी रातों में से निकल के दिन की ओर बढ़ते हैं। तो आज जो शख्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्चुअली मैं बोलने जाऊं तो इनका हमने पूरा रिसर्च किया और हम कोई ऐसे गेस्ट को अप्रोच करना चाहते थे जो ऐसा मार्केट के किंग कहलाते हो, या मार्केट में उनकी ऐसी पकड़ हो कि उनके पास से जो नॉलेज निकल के आए और जो हम आपको प्रोवाइड कर सके वो किसी और के पास से ना मिल पाए। तो स्टडी करते हुए हमारी टीम ने R&D करते हुए जो शख्स को चुना वो है मिस्टर रितेश मोदी, द ऑनर एंड द फाउंडर ऑफ केसरिया टेक्सटाइल। आज नियर अबाउट भी अगर पकड़ने जाऊं तो उनकी कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा का सालाना टर्नओवर करती है और 1 लाख से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़कर अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी तय कर चुके हैं। सो आज आइए थोड़ा सा जानते हैं उनके पास से कि उन्होंने टेक्सटाइल क्यों चूज किया एंड ऐसी क्या चीजें हैं कि अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर होना है और आप टेक्सटाइल के अंदर एक अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना चाहते हो या डेवलप करना चाहते हो, तो कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको माइंड में रखना है स्टार्ट करने से पहले। सो लेट्स वेलकम मिस्टर रितेश मोदी। तो रितेश सर, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। सर, एस यू आर दी एक्सपर्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आज का हम पॉडकास्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि आज के टाइम में ऑर्गेनिक फैशन बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो इफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ऑर्गेनिक फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नो डाउट सूरत इज द हब ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बट अगर ऑर्गेनिक फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, विच इज मोर प्रॉफिटेबल? और सामने वाले जो एक बोलते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति चलती आती है, एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना होता है, तो दोनों में से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो ज्यादा जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में उनकी मदद कर सकती है? दो टाइप के पर्सन है आज भी इंडिया के अंदर। एक है पापा की संपत्ति संभालने वाला, एक है पापा की संपत्ति तो है, हाँ, लेकिन वो उसके अंदर नहीं बैठना चाहता है। वो अपने हिसाब से सेटअप करना चाहता है। करेक्ट। वो पापा का टर्न हो रहा है 20 करोड़ का, 50 करोड़ का टर्न हो रहा है, लेकिन उसको सूट नहीं होता है। वो क्या सोचता है, इसको मैं कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर लेके आऊं। हर आज का एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो अपने फैमिली बिजनेस के अंदर अगर आता है तो वो सबसे पहला काम ये करना चाहता है कि मैं कॉर्पोरेट कल्चर बनाऊं, मेरे यहाँ पे HR भी होनी चाहिए, मेरे यहाँ पे अकाउंट मैनेजर होना चाहिए, एक GM होना चाहिए। हर एक लड़का नया जो सोचता है, कुछ डिफरेंट का नहीं सोचता है, तो सबसे पहला उसका काम यही होता है। मैं जनरली इतनी सारी इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, इतने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, तो नया यंगस्टर जो आता है सबसे पहले वो अपना वहाँ का कल्चर बदलने की सोचता है। बिजनेस तो वो बाद में सोचता है कि मैं बिजनेस को कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे करूंगा। सबसे पहले वो अपने यहाँ का जो माहौल है, कंपनी के उसके कंपनी का माहौल है, उसको बदलने की कोशिश करता है। जो अकाउंट्स जो है पेपर पे लिखे होते थे, वो सारा कंप्यूटराइज लाने की कोशिश करता है, मॉडर्न टेक्निक को अपनाने की कोशिश करता है। तो क्या है, ऑर्गेनिक फैशन जब आप आती है, जब आपके पास में कोई कल्चर हो, आपका इन हाउस कल्चर अगर डेवलपमेंट है और मॉडर्न तरीके से है, तब आप ऑर्गेनिक बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस तो कभी भी किया जा सकता है और कितना भी बड़ा किया जा सकता है, लेकिन आपके पास में कल्चर नहीं है, बड़ा सोच नहीं है, और आप सोचते हो कि एक उसी पुराने ढेरे में जो पापा दादा करते आ रहे हैं और उसी से मैं मॉडर्न तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से मैं बिजनेस कर पाऊँ, तो इम्पॉसिबल है। पहले अपने यहाँ का कल्चर बदलना पड़ेगा। कल्चर बदलने से 101% अपना
आप जो ऑर्गेनिक बिजनेस बोल रहे हो वो भी कर सकते हो, नहीं तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा। ओके, तो सर आपने अभी जो बोला रिसेंट जनरेशन की बात की, काइंड ऑफ बोल सकते हैं जेनजी जनरेशन। बिल्कुल। अब जेनजी जो निकल के आ रहे हैं उनका टेस्ट आप बोल लो, फैशन टेस्ट वो काफी अलग है। आज जो अगर मैं मम्मी हमारे दादी इन सब की बात करने जाऊं तो उनको ट्रेडिशनल जो साइड है उस साइड बहुत ज्यादा झुका होगा कि वो आज भी ऐसा देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक श्रृंगार करके एकदम पूरा बन ठन के वो रेडी होना पसंद करते हैं। लेकिन नई जनरेशन जो आ रही है वो क्या सोचती है, नहीं हमको सिंपल चाहिए, मिनिमल चाहिए। मिनिमल क्या बोले उनके लैंग्वेज में, एस्थेटिक चाहिए, एस्थेटिक चीजें होनी चाहिए, हमको एकदम सिंपल पहनना है, हमको एकदम बोलते ना प्लेन दिखना है, हमको ज्यादा भरचक नहीं पहनना है। तो अगर वो दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम है तो वो आप आपकी इंडस्ट्री में कैसे कैटर करते हो कि ट्रेडिशनल जो है वो तो चलता आ रहा है लेकिन जो अभी नई जनरेशन का टेस्ट है उसको कैटर करने की जब बात आती है तो आप उसके अंदर क्या इनपुट लेते हो और आपका माइंडसेट क्या है कि उसको किस हिसाब से हम फुलफिल कर सकते हैं रोल को? बिल्कुल, देखिए आज भी सूरत के अंदर 1 लाख से ऊपर ज्यादा मैन्युफैक्चरर है। वहां पे जितने भी ओनर्स जो बैठे हैं उनका भी 2 टाइप का माइंड चलता है। एक सेक्टर ऐसा है जो जेनजी के लिए वर्क कर रहे हैं, एक सेक्टर ऐसा है जो ट्रेडिशनल पे वर्क करता है। ओके, अब वो जो ट्रेडिशनल पे वर्क करता है उसका इम्पैक्ट रहता है कि मेरे को जो मेरा क्लाइंट बेस है वो 30 प्लस का क्लाइंट बेस है, और एक जो बेस है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बेस है वो ये सोचता है मेरे को टीनेजर्स से लेके जेनजी तक और 25-30 साल की उम्र तक के मेरे को टेस्ट को तैयार करना है। तो 2 माइंड से पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलता है। अब नई जनरेशन जो आ रही है वो सारा का सारा जेनजी के ऊपर जा रहा है। वो क्यों जा रहा है उसके पीछे रीजन है, फास्ट फैशन चल रही है। करेक्ट, आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, वो ये चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट लेके आए वो 15 दिन के अंदर सोल्ड आउट कर देवे और नया फिर फैशन लेके आए। तो उनकी जो माइंडसेट है, उन लोगों का जो माइंडसेट है जेनजी का, परचेजिंग का और सेलिंग का, वेंडर की सेलिंग का, दोनों का माइंडसेट इतना फास्ट है कि वो फास्ट फैशन को फॉलो करता है। लेकिन Correct. ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल में अगर किसी लेडीज ने या किसी जेंट्स ने साड़ी खरीदी है या पैंट शर्ट खरीदा है तो वो उसको कम से कम 10 बार, 20 बार, 1 साल, 1.5 साल चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो 5-6 साल तक चला दे। बिल्कुल, आपको 20 साल तक चलाने वाले आदमी भी मिल जाएंगे। लेकिन जेनजी ऐसा नहीं है। जेनजी 5 बार, 10 बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहनता है और वो फिर जो फैशन चलती है उसको वो फॉलो करता है। इसलिए आप देखिए, आप बड़े-बड़े जो आज स्टोर्स आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के स्टोर्स आ रहे हैं, तो मल्टीपल स्टोर कुछ सालों के अंदर ही खुल जाते हैं। वो क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट है कि जेनजी को मुझे फास्ट फैशन देना है। आज ये कलर चल रहा है, आज ये ट्रेंड चल रहा है, आज ये फैशन चल रही है। उसको वो फॉलो अप करवाते हैं और माइंडसेट इतना बिल्ड करते हैं उनका पहले से, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी को जल्दी बदलना है तो आप जेनजी को जल्दी बदल सकते हो। करेक्ट है। मैच्योर इंसान को कभी भी नहीं बदला जा सकता। जेनजी को आप हर 15 दिन के अंदर बदल सकते हो, उसकी सोच को बदल सकते हो, उसके आइडिया को बदल सकते हो, उसकी आइडियोलॉजी को भी बदल सकते हो। तो वो पॉसिबल है जेनजी के साथ में। इसलिए आज फैशन इंडस्ट्री जितनी भी आ रही है, जितनी बड़ी कंपनी आ रही है, वो सब जेनजी पे वर्क कर रही है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि यहाँ से मेरे को वॉल्यूम क्रिएट कर पाऊंगा। जो कंपनी, आज मैं किसी कंपनी की बात करूं तो उसको 100 करोड़ बनाने के अंदर 20 साल लग जाते हैं। ये आज बाहर की कॉर्पोरेट कल्चर कंपनी आती है, वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ तो पहले साल ही बना जाती है, क्योंकि उनको पता है जेनजी को फास्ट फैशन देना है। मतलब आपके हिसाब से बोलने से है कि जो अभी की रिसेंट कंपनीज आ रही है, जो भी मल्टीनेशनल ब्रांड है, एमएनसी, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेजर ऑफ अभी जो नया क्राउड है, जो उभरता हुआ यंगस्टर्स है, वो उनको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं मैनिपुलेट भी कर रहा है उन्हें कि भाई तुम ये नहीं ये ही लो, माइंडसेट के साथ प्ले कर रहा है। और सर आपने अभी जो बोला स्टॉक का, कि उनका स्टॉक फटाफट क्लियर हो जाता है, तो जब स्टॉक की बात आती है तो एक और सेंटेंस उसके साथ जुड़ता है, डेड स्टॉक। बिल्कुल। अब जब डेड स्टॉक की बात आती है, मतलब काइंड ऑफ क्या हो गया, वो एक बिजनेस के लिए लॉस वाला सिचुएशन आ चुका है कि मैंने 50 लाख डाला, उसमें से मेरा 40 लाख का माल बिक गया, 10 लाख मेरे पास अभी भी पड़े, जो मेरे पास स्टॉक है वो पूरा 10 लाख का अभी भी स्टोर है। अब वो जब चीज आती है, वो जब सिचुएशन आप फेस करते हो आपकी इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, तो अगर उसको कैटर करने की बात की जाए तो आप डेड स्टॉक को जो फिल्टर आउट करके निकालना होता है वो आप किस हिसाब से करते हो? माइंडसेट पहले बनाना पड़ता है कि मेरे पास में कैसी ऑडियंस है, मेरे पास में कैसे कस्टमर्स हैं। आज हम लोग 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को हम लोग माल बेचते हैं, B2B होलसेल करते हैं हम लोग। करेक्ट। हम लोग रिटेल नहीं करते, हम लोग होलसेल करते हैं। हमारा एक डिवीजन है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का, जो होलसेल में काम करता है। तो हम क्या सोचते हैं, मेरी जो ऑडियंस, हमारे पास में जो कस्टमर्स आता है, वो हमारे पास में मंथली बेसिस पे 10,000 कस्टमर्स हमारे पास में आते हैं। ओके। सूरत के अंदर हमारे पास 10,000 कस्टमर्स आते हैं। तो वो क्या चीज लेने आएंगे?
क्या कलर लेने आएंगे। तो हमारी जो वर्किंग चलती है वो 6 महीने पहले की चलती है। अभी समर चल रहा है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं विंटर्स की, क्योंकि हमें हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो सहारा मिलता है उसमें हम लोग क्रिएट करवाते हैं कि कौन सा कलर आगे चलने वाला है। उस अरे टाइप की हम लोग मार्केटिंग कराते हैं जिससे उनका टेस्ट डेवलप हो जाए। ओके जब जैसे टेस्ट डेवलप होता है और वो जो परचेजिंग करने आता है तो उनका वो टेस्ट हमारे स्टोर्स पे मिलता है। तो ये हम लोग साइकोलॉजिकल आप बोल सकते हो, डिजाइनर्स का रोल बोल सकते हो, और जो आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को हम लोग इतना ज्यादा यूटिलाइज लेते हैं जिससे हम लोग हमारे डेड स्टॉक को बिल्कुल कम कर पाते हैं। ओके पहले क्या होता था कि अजम्पशन पे माल बनता था, करेक्ट। सीजन आने वाली है, माल बना के रखो, माल बिकेगा। ठंडी आ रही है, ठंडी के हिसाब से ठंडी के गर्मी आ हिसाब रही है, से गर्मी तो वाला सीजन फैक्ट्रियों में माल बना के रखते थे, तो क्या होता था सीजन फेल हो गई तो डंप हो गया माल, करेक्ट डेड स्टॉक हो गया, फिर 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए में बेचो। आजकल ऐसा नहीं है। मंदी बोलते हैं लोग, मंदी कभी होती ही नहीं है। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो जनता की रिक्वायरमेंट है। पहले क्या होता था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, शादी है तो कपड़े खरीदे जाते थे, सेलिब्रेशन हो रहा है तो कपड़े खरीदे जाते थे, या कोई बर्थडे पार्टी है तो कपड़े खरीदे जाते थे, फेस्टिवल है तो खरीदे जाते थे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या है, आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पैसा है जेब के अंदर, चलो स्टोर पे चलते हैं, परचेसिंग करके आते हैं। अरे यार 2 महीने से परचेसिंग नहीं करी, चलो परचेसिंग करके आते हैं। तो माइंडसेट अब ये नहीं रहा कि मैं मंदी आएगी कि तेजी आएगी, सीजन आएगी कि नहीं आएगी। अब तो आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ओके आपका क्लाइंट बेस है, आपका कस्टमर बेस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आपके पास 12 महीने काम है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो कस्टमर है, वो जो रिपीट आ रहा था वो आपका कस्टमर टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर रिपीट कस्टमर आपके पास में नहीं है तो आपका बिजनेस अनसक्सेसफुल है। ओके तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब डेड स्टॉक निकले कैसे, अगर रह भी गया तो डेड स्टॉक कैसे निकले। देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां, अभी मेरा विजिटिंग होता है, मैं मिलता हूँ उनसे, बड़ी बड़ी कंपनियों से मेरी बातचीत होती है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने एक फिक्स डेज कर लिए जहाँ पे हमें 50% का डिस्काउंट देना है। जैसे 15 अगस्त पे आप जाओगे तो हिंदुस्तान के किसी भी मॉल पे जाइए, 50% का डिस्काउंट करेक्ट मिलेगा। 26 जनवरी को जाइए, मिलेगा। आप है ना दिवाली के एक दिन पहले जाइए, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो माइंडसेट उन्होंने साइकोलॉजी बना दी कि इस टाइम पे हमारे पूरे इंडिया की जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको डिस्काउंट देगी। तो उस डिस्काउंट बेसिस के आधार पे वो अपना डेड स्टोर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके अब बात अपन ने करी अभी कॉर्पोरेट कल्चर की, एक छोटा मध्यम जो दुकानदार वो कैसे निकालता है, वो क्या करते हैं आज के समय। पहले क्या होता था, 50% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट देता था वो भी कि मेरे इस माल पे ले लो। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल लोगों ने पूरी टेंडेंसी बदल दी है। वो क्या करता है, एक माल एक साथ रखता है, बोलता है 1000 रुपए की 3 साड़ी इसमें से ले जाओ, 1500 रुपए के अंदर 5 कुर्ती ले जाओ। आप देखते होंगे लिखा हुआ भी मिलता है बोर्ड के बाहर में, 1500 में 3 जींस, 1000 में 3 शर्ट। तो वो डेड स्टॉक को निकालने का एक तरीका है। माइंड को पढ़ने लग गए लोग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपने माइंड नहीं पढ़ा तो आपके पास में स्टॉक ही स्टॉक रहेगा। अगर आपने अपने क्लाइंट बेस का माइंड पढ़ लिया तो आपके पास कभी डेड स्टॉक नहीं रहेगा। ओके तो सर अभी जैसे आपने बताया कि जो एक कस्टमर एनालिसिस होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में, ठीक है, कि उनका बिहेवियर क्या है वो समझना, किस हिसाब से वो लोग बाइंग करेंगे, उनके बाइंग डिसीजन है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना और सब। एंड सेकेंडरी आपने जो अपनी डेड स्टॉक की बात हो रही थी, आपने बोला डिस्काउंट्स जो निकालते हैं कि 1500 में 3 जींस ले जाओ, 1000 में 3 जींस ले जाओ। तो सर कई एक स्टोर ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली पूरे साल भर ये चीज चलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डेड स्टॉक वाला माल है वही परचेज करते हैं एंड उसी को रोटेशन में घुमा के और वो निकालने का देखते हैं। बिल्कुल सर। देखिए मैं पूरा तो नहीं बता सकता इसके अंदर, लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 90% आदमी वो जो बाइंग कर रहे हैं वो बल्क बाइंग कर रहे हैं। ओके वो अब जैसे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बोला जाता है लोट का माल खरीद रहा है, करेक्ट है ना। तो वो क्या करता है, जिस भी कंपनी के पास में माल जाता है, माल वो बेच रहा है, जिस कंपनी पास बेच रहा है उस कंपनी से जब परचेजिंग करता है तो बल्क बाइंग करता है कि आपके पास में कितना माल पड़ा है डेड स्टॉक के अंदर। बोलता है 10,000 जींस पड़ी है, एक साथ दूंगा, क्या रेट लगाओगे, 200 रुपए पीस लगाऊंगा। तो 200 रुपए के पीस के हिसाब से 3 जींस अगर वो निकाल रहा है 1000 रुपए में या 1500 रुपए में, तो 600 रुपए की जींस उसके घर पे आके पड़ती है और 1500 में बेच रहा है। वो एक जींस अगर 1500 में फ्रेश की जींस बेचता तो भी इतना मार्जिन नहीं कमा पाता जितना वो डेड स्टॉक में कमा पाता। करेक्ट। तो ये सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है, सबका अपना अपना एक बिजनेस करने का तरीका है। वो किस तरीके से वो बिजनेस करता है, उस बिजनेस के हिसाब से उसको जो प्रॉफिट मिलता है फिर वो उसी के अंदर रन करने लगता है। ओके तो सर आपने जो अभी जो ये चीज के बारे में बोला, तो आपने एक वर्ड मेंशन किया बायर। मार्केट में बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास लोग माल तो खरीदने जाते हैं लेकिन प्रॉपर बायर मिलता नहीं है उनको कि हम किससे खरीदें। उसके अंदर वो क्या होता है, कई बार दो चीजें होती है,
या तो बंदे को लक बाई चांस कोई अच्छा मिल गया, वो प्रॉफिट कमा लेता है, या नहीं मिलता है तो वो माल तो उठा लेता है उसके भरोसे, लेकिन आगे क्या होगा, या तो माल डेड स्टॉक में चला जाएगा, या तो बंदा बैठा रहेगा, या तो उसको मिसलीड करके कर दिया जाएगा, या उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा, सीधी सी बात बोला जाए तो अगर बायर की बात की जाए तो अगर करेक्ट बायर को चूज करना है तो उसका क्या मेथड है कि अगर किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे टेक्सटाइल के अंदर एंटर होना है एंड मुझे साड़ीज वगैरह लेनी है, कुर्तीज वगैरह लेनी है टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कैसे चूज करूं कि किसके पास से मुझे बढ़िया चीज मिलेगी और वो मुझे प्रॉफिट कमा के देगी। मैं हर चीज आपको आज का सीनियोरिटी के हिसाब से और पहले के सीनियोरिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कोविड के बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी रूपरेखा चेंज हो गई। अभी बायर सूरत में नहीं आता है परचेसिंग करने, वो व्हाट्सएप पे परचेसिंग ज्यादा करता है कि आपने फोटो भेज दी और फोटो भेज के माल परचेसिंग हो जाएगा, जैसे मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, आज मैन्युफैक्चरर सोशल मीडिया के माध्यम से, अब हम लोग हैं, हमारी कंपनी ने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पूरा हर तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं। हम डिजिटलाइज हर तरीके से कस्टमर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं। जो एंड रिटेलर्स है, जो छोटा रिटेलर्स है, जो गांव में बैठा है, जो गांव के एकदम इंटीरियर के अंदर बैठा है, उसको भी हम लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचो। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर दो ही आदमी टिकने वाले आने वाले समय में, या तो मैन्युफैक्चरर टिकेगा या रिटेल का स्टोर वाला टिकेगा। अब इसीलिए देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनियों का नाम लूं, जैसे वो जूडियो हो, वेस्टफील्ड हो, ये कंपनियों ने सोच लिया कि हम लोग माल बना नहीं सकते हैं, हम लोग रिटेल पे जाके ही माल बेच सकते हैं। बनाने को तो वो भी बना सकते थे। आज जूडियो अगर B2B बिजनेस करता, होलसेल में माल देता, तो पूरे वर्ल्ड तैयार था उसके माल खरीदने, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसको पता है कि मैं एंड कंज्यूमर को माल बेचूंगा तब जाके सस्टेन रह पाऊंगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऐसे रिटेलर्स को टारगेट किया, ऐसे व्यक्तियों को टारगेट किया जो बिजनेस करना चाहता है, या फिर वो छोटा इंटीरियर में बैठा है, उसको हम लोगों ने डायरेक्ट बुलाया कि आप डायरेक्ट सूरत आओ। आज एक डीलर को जो रेट पे हम लोग कपड़ा दे रहे हैं, एक होलसेलर को जो रेट पे कपड़ा दे रहे हैं, उस रेट के अंदर हम आपको कपड़ा देते हैं। उससे फायदा उसको क्या मिलने लगा, उसका कम से कम आज जो होलसेलर रुपया कमाता था 15%, 20%, वो डायरेक्ट उसको मुनाफा मिलने लगा। और डायरेक्ट मुनाफा मिला तो उसकी दुकान के ऊपर मार्जिन बढ़ा। जहां वो 30%, 40% का मार्जिन ले रहा था अपनी रिटेल की इनवॉइस पे, अब वो 60% का मार्जिन, 70% का मार्जिन लेना स्टार्ट कर दिया। उससे उसका प्रॉफिट बढ़ता है। वो घर से दुकान के ओर कन्वर्ट हो जाता है, या दुकान वाला शोरूम तक कन्वर्ट हो जाता है, शोरूम वाला मॉल तक कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट होगा तभी धंधा बढ़ाया जा सकता है। बस ये आइडियोलॉजी हम लोगों ने अपनाई और आज हम लोग इस चीज में सक्सेस है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कस्टमर पहुंचता कैसे है। देखिए, हम हमारी मार्केटिंग के जरिए हम लोग बात करते हैं, हम हमारे इतनी सारी जितने भी इक्विपमेंट हम लोगों ने लगा रखे हैं, अवेयरनेस के माध्यम से वो हम लोग करते हैं। उससे हम लोगों ने बायर मार्केट क्रिएट किया हुआ। ओके। और आज बायर मार्केट इतना सक्सेसफुल है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन दी है तो डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर के पास में पहुंचता ही पहुंचता। करेक्ट। तो सर, अभी जिस हिसाब से अपने हो रहे थे कि अपने व्हाट्सएप के ऊपर आपने बोला एक चीज कि व्हाट्सएप के ऊपर से लोग आजकल ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बाइंग के अंदर। बिल्कुल। तो अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो उसके साथ साथ में अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है एआई। तो आपके हिसाब से, जैसे एआई अभी मल्टीपल चीज में, अब जैसे डिजाइनिंग में भी एआई आ गया, बट उसके अंदर क्या हो गया कि क्या आपको ये लगता है कि एआई जो आया है, वो जो ट्रेडिशनल वर्कर्स थे, जो डिजाइन्स क्रिएट करते थे, जो बनाते थे, वो चीज एआई से कंप्लीटली रिप्लेस हो सकती है? और सेकंड, एआई को अगर स्मार्टली यूज करना हो बिजनेस के अंदर और ग्रो करने के लिए, तो बंदा कैसे कर सकता है? देखिए, अभी लोगों के दिमाग में ये है कि एआई आने से हमारी जॉब को खतरा हो गया, हम आगे कर नहीं पाएंगे, एआई खुद ही करके दे रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आपने जॉब कर रहे हो और आप डिजाइनर हो या आप क्रिएट कर रहे हो कुछ भी चीज, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर एआई का हिस्सा अपनी जिंदगी के अंदर लेके आते हो तो आपका कहीं जॉब जाने वाला नहीं है। क्योंकि एआई करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है। तो आपको उसको आज से ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती है, वैसे वैसे हमें अपग्रेड होना की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। करेक्ट है। हम लोग पहले सीधा जैसे अब बही खाता बोलते थे, बही खाते में पूरा नोट करते थे, फिर कंप्यूटर आया, आज कंप्यूटर के बाद में अकाउंटेंट रखने लग गए, अब अकाउंटेंट के बाद में कॉर्पोरेट कल्चर हम लोगों ने डेवलप कर लिया। तो ऐसे ही हम लोगों ने जैसे अपग्रेड हुए, वैसे ही जो डिजाइनर्स है या कोई काम कर रहा है, उसको भी एआई अपग्रेड करने का एक तरीका, उसको अपग्रेड हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं डिजाइनर्स के साथ में क्या होने वाला है, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करने वाला है। देखिए, पहले हम लोग कोई फोटो क्रिएट कराते तो मॉडलिंग शूटिंग वालों को देते थे कि ये हमारे 6 पीस है, इसको मॉडलिंग शूटिंग करके दीजिए। तो वो मॉडलिंग शूटिंग करके हमें दे देते थे।
अभी एआई ने क्या किया है, हम लोग उसको सिर्फ एक फोटो देते हैं, उसकी फोटो जो साड़ी की फोटो है उसकी खींच के हम लोग देते हैं और साड़ी की फोटो को हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं एआई के अंदर कि हमें इस फोटो को इस मॉडल्स के ऊपर पहना के दिखाइए, तो एआई क्रिएट करके दे देता है। तो हमारी कॉस्ट तो कम हुई, लेकिन उस एआई के ऊपर काम करने वाला जो आदमी है वो भी तो हमसे चार्ज कर रहा है। तो फैशन इंडस्ट्री में वहां पे भी जुड़ाव हो रहा है। अब हम लोग एआई के ऊपर इतना वर्किंग कर रहे हैं कि आज हमारे पास में कस्टमर्स पहुंचता है तो हम लोग उसकी नॉलेज को भी गेन करते हैं कि कस्टमर जितनी बात करिए हम लोग टाइप करते हैं कि अगली बार अगर वो कस्टमर्स आता है तो उसका कैसा टेस्ट उसने लिया, कैसे कलर कॉम्बिनेशन लिए। हम लोग जो स्टॉक के अंदर एआई हम लोगों ने लगाया है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा कस्टमर हमारे से बाइंग करता है तो पिछली बार इसने कैसा टेस्ट लिया था, कैसे कलर्स लिए थे, किस टाइप की कुर्तीज ली थी, वो एआई हमें सजेशन देता है। तो हमारे जो सेल्स पर्सन है वो भी जानने लग जाते हैं इसको कैसा टेस्ट पसंद है, कैसा टेस्ट पसंद नहीं है। ओके। तो एआई का बेस हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा है और कहीं जॉब को खतरा नहीं है। बात है कि एआई को हमें अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि एआई हमारा आने वाला भविष्य है, तो उसको हमेशा अपग्रेड होके काम करना चाहिए। ओके। तो सर, जैसे छोटे रिटेलर्स तक आपने पहुंचने की बात की थी, तो इफ अगर कोई भी प्लान करता है, ठीक है, कि मुझे टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे कुछ ना कुछ एक खुद का बिजनेस रन करना है, वो कोई भी क्लोथिंग के रिलेटेड हो सकता है। अब नेसेसिटी बताने जाए तो तीन ही चीजें नेसेसिटेबल की है, रोटी, कपड़ा, मकान। बिल्कुल इन तीनों में बोला गया है कभी मंदी नहीं आएगी, नहीं है। ठीक है। अब रोटी या तो फास्ट फूड और का कर लो, इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए। मकान की बात की जाए, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए। लेकिन क्या टेक्सटाइल के अंदर भी ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट सामने वाला अगर स्टार्ट करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे पास 5 लाख 10 लाख रुपए होंगे तभी मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर हो सकता हूँ और इस बिजनेस को कर सकता हूँ, या एक नॉमिनल अमाउंट जो है वो भी अगर पकड़ कर करना चाहे कोई बंदा तो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें देख रहे होंगे आज इसमें पॉडकास्ट में। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि अमाउंट अभी मैटर ही नहीं करती, इन्वेस्टमेंट मैटर ही नहीं करता है। अगर आपके पास सोच है और आपके पास आइडिया है और आप ये चाहते हो कि आपकी फील्ड के अंदर मुझे बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस करना है तो मैं कैसे करूँ। आजकल 2-3 टाइप के पार्टनर्स बन जाते हैं, एक फाइनेंशियल का पार्टनर बन जाता है, एक वर्किंग का पार्टनर बन जाता है और एक काम करने वाला पार्टनर बन जाता है। अगर आप ऐसा समूह बना लेते हो तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप बिजनेस बहुत अच्छा रन कर सकते ओके। हो। अगर वो भी नहीं करना, आपको इंडिविजुअल करना है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग है कि ट्रस्ट बेसिस के ऊपर आप अगर डे टू डे उससे माल ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट लिमिट मिलने में स्टार्ट हो जाए। ओके। तो आप अगर 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट कीजिए। आप ये सोचते हो कि मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, उससे बिजनेस कभी भी रन नहीं कर सकते हो। आप वहां से निकलिए अपने एरिया से। आपने जिसका भी आपको पता चला कि केसरिया टेक्सटाइल जैसे हमारी कंपनी का नाम है, आपको पता चला कि ये बिजनेस करवाती है, तो आप वहां डायरेक्ट पहुंचिए। मेरे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास में नॉलेज नहीं है, मेरे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूँ। हम सब कुछ सिखाते हैं, ओके। ए से लेके जेड तक का सारी चीज सिखाते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे ला सकते हो, कैसे कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट की इतनी स्कीम चल रही है, इतनी पीएम मित्र योजना है, समर्थ योजना है, लाभार्थी योजना है, सिर्फ टेक्सटाइल के लिए। आपको 5% नॉमिनल 5% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं गवर्नमेंट के। आप उसका सहारा लीजिए। गवर्नमेंट आपको इतनी सब्सिडी देती है कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए, 15% से लेके 35% तक की सब्सिडी है, उसका सहारा ले सकते हो। बैंक लोन देती है। मेरे पास में कस्टमर्स जब पहुंचता है तो बोलता है कि बिल आप बैंक को दे दीजिए, बैंक आपको पेमेंट करेगी। तो मैं बोला आपने क्या रेट पे इंटरेस्ट लिया? 5% का। अब वो मेरे यहाँ से 35% का मुनाफा एड ऑन करता है और 5% चुकाने में क्या जाता है उसको? सही है। तो 30% तो भी बच रहा है। लेकिन वो अगर काम आपने तरीके से किया, इंडस्ट्री के हिसाब से किया, आपने अकाउंट्स पूरा प्रॉपर मेंटेन किया, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बिजनेस को रन कर सकते हो और कितना बड़ा भी ले जा सकते हो। आज अडानी अंबानी है, कोई घर पे लेके लाखों करोड़ रुपए लेके नहीं बैठते हैं। लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कभी बोलते हैं 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोर्सिंग होती है उनकी भी। तो वो लोग सोर्सिंग जब करते हैं तो अगर हमें बिजनेस करना है तो हम भी सोर्सिंग कर सकते हैं। हम हमारे लेवल पे सोर्सिंग करेंगे, वो अपने लेवल पे सोर्सिंग करते हैं। तो सोर्सिंग से ही बिजनेस बढ़ता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास में घर पे पैसे होंगे, उसी दिन बिजनेस स्टार्ट होगा, मैं 5 साल मेहनत करूंगा तो मैं उसके बाद में पैसा अर्न करूंगा, उसके बाद में बिजनेस करूंगा। समय अभी का है। जो समय की कीमत सबसे ज्यादा है। अगर आपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज किया है तो 101% आपका बिजनेस उसी दिन से रन कर सकते हो। ओके। अब मैं जैसे बात करता हूँ कि कितने रुपए से बिजनेस कर,
हमारे यहाँ पे 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग। आते हैं, बोलते हैं 100 दुपट्टा दे दो, 25 साड़ी दे दो, 100 कुर्ती दे दो। घर से लेडीज स्टार्ट कर लेती है 20,000 25,000 रुपए में। दूसरी बार जब परचेजिंग करने आती है तो 40,000 की परचेजिंग करती है। 25,000 से स्टार्ट किया, फिर 40,000 की परचेजिंग करती है। 40,000 कहाँ से लाए? बस सर आपने जो 25,000 का माल दिया था, उसमें मैंने 15,000 रुपए कमाया, 40,000 रुपए कर लिए उसको। अब 40,000 रुपए का माल दे दो। फिर अगली बार आते हैं लाख रुपए का। देखते देखते मेरे सामने ऐसी इतनी अनगिनत लेडीज है जिन्होंने दुकान तक खड़ा कर दिया, क्योंकि विश्वास था उनको, बोला हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे विश्वास था, हमारी टीम के ऊपर विश्वास था, हमारे सपोर्ट सिस्टम पे विश्वास था। तो आज वो 25,000 का बिजनेस भी लाखों तक पहुंचा सकता है। बस दिमाग और आपकी सोच और आपकी मेहनत काम आती है। जो एक पर्टिकुलर आपने बोला लेडीज ने स्टार्ट किया, तो इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसे कैटेगराइजेशन होता है कि खाली लेडीज या ये पर्टिकुलर एज के जेंट्स है वही कर सकते हैं, या फिर कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है आप हमारा, या आपके नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे कुछ होते हैं टेक्सटाइल के अंदर के नहीं आप हमारा माल ऑनलाइन में दिखा नहीं सकते? कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सेल्स कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है वो आपके यहाँ से सोर्सिंग करके उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो इस पे भी चढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो कहीं ऐसे लीगल नॉर्म्स आते हैं कि आप अगर किसी से ले रहे हो माल, वो आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चढ़ा के बेच नहीं सकते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम हमारी कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं डेली बेसिस पे कम से कम आपको 250-300 एसक्यू नए मिलेंगे, जो नई डिजाइन हम लोग लॉन्च करते हैं। हमारे पास में कस्टमर्स हर टाइप के आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने के हिसाब से भी आता है, ऑफलाइन बिजनेस करने के हिसाब से भी आता है, कॉर्पोरेट लेवल पे भी हम लोग बिजनेस करते हैं। तो हर टाइप के कस्टमर्स आते हैं। उनका क्या कहना रहता है कि सर मुझे ऑनलाइन अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे माल बेचना है। उसके हिसाब से आप मुझे डेवलप करके दीजिए। हम डिजाइन दिखाते हैं उनको, कलर मैचिंग दिखाते हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है उनके अकॉर्डिंग माल बन के जाता है। फिर वो अपने हिसाब से मोनोपोली बेचते हैं। फिर रिपीटेशन का एक साइकिल हम लोग सेट करके देते हैं। तो जितने भी लोग हमारे पास में आ रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि मैं मेरा बिज़नेस को मोनोपोली करूँ। मैं कोई लीगल तरीके से कि बोलूँ कि नहीं ये आप नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से मोनोपोलीज करवाते हैं और उस चीज़ को हम लोग कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करते हैं और उनको सप्लाई देते हैं। तो हम लोग उनके एक सप्लाई चेन का एक मैनेजमेंट का काम करते हैं। बाकी मोनोपोली प्रोडक्ट तो उन्हीं के होता है। ओके। सेकंड है, रिटेल में दुकान कर रहा है, घर से बिज़नेस कर रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक हब बना रखा है, जहाँ पे हम लोग मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर का कंप्लीट एक हब बना रखा है। पूरे सूरत के अंदर इकलौती हमारी कंपनी है जहाँ पे आपको एक छत के नीचे इतनी कंप्लीट वैरायटीज मिल जाएगी, इतने सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि आप अपना रिटेल की दुकान, होलसेल की दुकान, घर से बिजनेस या नया बिजनेस करना चाहते हो, हमसे जुड़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है सर, हमारी जो फैक्ट्री प्राइस है, उस फैक्ट्री प्राइस के अंदर हम लोग माल उनको सेल आउट करते हैं। ओके। तो सर जब कोई एंटर होता है ना बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि मैंने टेक्सटाइल में बहुत बार ये कॉमन टर्म सुना है कि पार्टी उठ गई है, दिवाला निकल गया है, तो वो चीज जब होती है तो ट्रस्ट एक अपनी अलग जगह पर, बात ये पकड़ के चलिए कि अगर मैंने किसी को माल दिया और वो पार्टी उठ गई है, तो काइंड ऑफ मेरा तो फाइनेंशियल लॉस है। तो अगर इस चीज को कैटर करना हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपसे बाइंग कर रहा हो, फिर वो और किसी मल्टीपल चेन्स में सप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए उसने आपको तो पैसा दे दिया, लेकिन उसने जो दूसरों को दिया है क्रेडिट लिमिट पे, वो कहीं ना कहीं अटक गया है। तो अगर उस चीज को शॉर्ट करना हो या पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन उस हिसाब से सेट करनी हो, तो आपके हिसाब से पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो छोटे बिजनेस वाले उनको क्या रखनी चाहिए? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप क्रेडिट में बिजनेस करते हो, तो ये मान के चलिए आप एक लिमिट के अंदर ही व्यापार कर पाओगे, क्योंकि आपका स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ है, आपका उधारी में पैसा लगा हुआ है, आपका कैपिटल लगी हुई है इसके अंदर, तो आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो कभी भी ये सोच लीजिए, अगर मुझे उधारी देनी भी है तो 30 दिन से ऊपर की कभी उधारी देनी नहीं है। ओके। 30 डेज एकदम मैक्सिमम होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ 99.99% आपको उधारी देनी नहीं चाहिए। आप अपने व्यापार को इतना ज्यादा विस्तार दीजिए, इतने कस्टमर्स को जोड़िए कि आपको उधारी देने की जरूरत नहीं पड़े। उधारी कब दी जाती है? सेल बढ़ाने के लिए। ये सेल कमजोर पड़ रही है, चलो उधारी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने क्लाइंट बेस इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बना लिया कि तो आपको उधारी के लिए आप 10 दिन बोलोगे, 5 दिन बोलोगे तो भी वो व्यर्थ है। आप सीधा धंधा केस का कीजिए कि आप पैसा दे के जाओ और लेके जाओ। अगर आपने उधारी दे भी दी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 30 डेज होना चाहिए। और उसके बाद में अगर आपका क्लाइंट है जो पैसा नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर ब्याज या इंटरेस्ट आप चार्ज कीजिए, उससे आपका पैसा भी फास्ट आ जाएगा। लेकिन एक रिटेलर अगर अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो उसको उधारी सिस्टम नहीं रखना चाहिए।
आप देखिए बड़ी कंपनियां क्या करती है, 1% उधारी का टर्म्स नहीं है। कभी आपने देखा बड़ी कंपनियां उधारी दे देती है? कभी नहीं देती है वो उधारी। उधारी सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरा कैश फ्लो अगर कमजोर पड़ गया तो मैं अगला बिजनेस, अगला स्टोर नहीं खोल पाऊंगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे घर से दुकान, दुकान से शोरूम, शोरूम से मॉल तक पहुंचना है और मेरे को ब्रांचेस खोलनी है अपने एरिया के अंदर, तो उधारी सिस्टम आज से ही बंद कर देना चाहिए। ओके। क्योंकि उधारी सिस्टम के अंदर आप कभी भी बड़े मल्टीपल्स बिजनेस नहीं कर पाओगे, ब्रांच नहीं खोल पाओगे, बड़ा अपने आप को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कैश फ्लो है वो दूसरों के पास है, और कैश फ्लो अगर दूसरों के पास है तो आपके पास रनिंग कैपिटल नहीं है, और रनिंग कैपिटल नहीं है तो बिजनेस बड़ा नहीं बनाया जा सकता। तो उधारी से तो हमेशा मैं अवॉइड रहता हूँ। मैं खुद भी उधारी कभी देता ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ टोटल कैश बिजनेस है। कैश बिजनेस क्यों है? क्योंकि हमें पता है हमें और आगे बढ़ना है। देखिए हम लोगों ने शुरुआत की थी तो एक दुकान से शुरुआत की थी। आज 80,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमारा सिर्फ होलसेल डिवीजन है। ओके। तो वो क्यों बन पाया? क्योंकि हमें पता था मैं क्लाइंट बेस को वो चीज देना चाहता हूँ जो क्लाइंट की नीड है, वो उसमें पैसा कमा सकता है। उसको वो प्रोडक्ट दिया जहां पर वो पैसे से और पैसा बना सकता है। तो जब प्रोडक्ट हम लोगों ने दिया, उसका जब पैसा बन रहा है तो वो मुझे केस में पेमेंट 101% करेगा, और वो हो रहा है। और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास और कर रहे हैं कि उसको और प्रोडक्ट ऐसे दे कि वो प्रोडक्ट पूरे एरिया में उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिले। ओके। तो सर अभी जिस हिसाब से आपने बताया 30 डेज से ज्यादा लिमिट नहीं देनी चाहिए, बट मेजर ऑफ अगर आपको करना है तो यू शुड हैव लिक्विडिटी इन योर हैंड, कि आपके पास कैश फ्लो पूरा रहना चाहिए। पर सर कई जगह क्या होता है कि कई लोग इसी चीज में मात खा जाते हैं। जो एक वर्ड बोला जाता है मनी मैनेजमेंट, वो उनको नहीं आता है। तो आपने जिस हिसाब से अभी मुझे बताया कि आपकी एक दुकान थी, वहां से आप एक 80,000 स्क्वायर फीट का जो पूरा का पूरा एरिया है, जहां पे सिर्फ आपका हाल फिलहाल में होलसेल डिपार्टमेंट है, तो यहां से वहां तक की जर्नी के अंदर आपने आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो कैसे किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, क्योंकि देखिए लोगों को क्या लगता है कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। 2021 हमारी, वैसे हम लोग 45 साल से कपड़ों के बिजनेस में हैं, और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को 3 साल ही हुए हैं, और अच्छा। 3 साल के अंदर हमने करोड़ों का टर्नओवर किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि मैं आपके साथ में आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पीछे से कंपनी रन चल रही है, कस्टमर भी आ रहे होंगे, एक्सपेंसेस भी लग रहे होंगे, खर्चे भी लग रहे होंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को। कस्टमर आ रहे हैं, माल बिक रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है, डिजाइनर डिजाइन बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ मैनेजमेंट से पॉसिबल है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जैसे कि अगर आपने बिल्ड कर लिया, कॉर्पोरेट कल्चर को बिल्ड कर लिया, या आपने अपने आप के स्ट्रॉन्ग पिलर्स बना लिए अपनी टीम के, तो 101% कोई भी बिजनेस आप कितना भी बड़ा ले जा सकते हो। लेकिन आप अपने काम को डाइवर्ट करते रहो। आप ये सोचोगे कि वहां मेरा 100 रुपया बच रहा है तो वहां मैं ही जाके उसको 100 रुपये को बचाऊं, ऐसा करोगे तो कभी भी बढ़ नहीं सकते। अगर आप सेठ जी बनने की कोशिश किए तो आप सेठ जी ही बनते रह जाओगे। अगर आपने गल्ले को पकड़ लिया तो गल्ला ही पकड़ते रह जाओगे। आपको वो सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। सेठ जी का बनने वाला कल्चर भी छोड़ना पड़ेगा, और गल्ले पे केस गिरने वाला कल्चर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकते हो। आप देखिए पुराने जमाने में सेठ जी गल्ले में बैठते थे, गिनते थे पैसा, माल दूसरा दिखा रहा है, बेच दूसरा रहा है, सेठ जी सिर्फ गल्ला, तो उनकी दुकान आज भी उतनी ही रह गई। जिसने गल्ला छोड़ा है अपना, वो आज देख लिया आप कहां से कहां पहुंच गए। तो मैंने ये पहले दिन से नोटिस किया था कि जब मैं सीख रहा था बिजनेस को, समझ रहा था, तो मुझे पहले दिन समझ में आ गया कि मुझे गल्ले पे नहीं बैठना है, कभी भी सेठ जी वाली सीट को नहीं पकड़ना है। मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस में एक्सपांशन का काम करना है। जो चीज मैंने सीखी है उसका कम से कम 80% हिस्सा, 90% हिस्सा मेरे साथ वाले को मुझे सिखाते हुए चलना है, और उसको मैंने सिखा दिया, फिर मुझे और आगे बढ़ना है। बस वो मेरा जो सिखाई हुई चीज है वो दूसरों को सीखा, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने वो कुछ अडॉप्ट किया, फिर दूसरों को सिखाया, फिर मैं आगे बढ़ा। बस ऐसे बढ़ता गया और आज आपके सामने है। देखिए 3 साल के अंदर आप माल भी बनाना है, प्रोडक्शन भी लेके आना है, वुमेन्स वेयर के कंप्लीट प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए, किड्स वेयर के प्रोडक्ट बनाए, मेंस वेयर के अंदर प्रोडक्ट बनाए, अभी हम लोग ज्वेलरी के अंदर आ रहे हैं, फुटवेयर के अंदर आ रहे हैं। ज्वेलरी और फुटवेयर में भी बिल्कुल। मतलब ये पूरा ड्रास्टिक चेंज नहीं हो गया सर, कि आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, अभी आप इस हिसाब से प्लान कर रहे हो कि आप अपना सेगमेंटेशन जो है वो ज्वेलरी एंड फुटवेयर उसके अंदर भी ओपन करने का देख रहे हो? बिल्कुल। देखिए हमारी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का विजन है, एक शरीर के इंसान के अंग के ऊपर जितने चीजें पहनी जा सकती है वो सारी की सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करना, ओके। और उस इंडस्ट्री को पूरा डेवलपमेंट करना। हम लोग आप वॉच पहनते हैं, शूज पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, रुमाल रखते हैं, वेस्ट कोट है, पैंट है, ट्राउजर है, शर्ट है, गोगल्स है, सब कुछ हम लोग लाना चाहते हैं।
तो ये चीजें कहाँ से पॉसिबल हुई? हमारे मैनेजमेंट से। अब हम लोगों ने हमारे मैनेजमेंट के अंदर हर एक का प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट हेड है। देखिए, साड़ी को संभालने वाला अलग है, कुर्ती को संभालने वाला अलग है, मैं सूट्स को संभालने वाला अलग है, लहंगे को संभालने वाला अलग है। हर एक डिपार्टमेंट के अलग-अलग प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका उसको माल बेचने का वाला मैनेजर अलग है। तो इतना सारा पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम आके एक स्टोर के ऊपर हम लोग मल्टीपल्स वैरायटी लाते हैं और मल्टीपल्स वैरायटी को एक स्टोर से पूरा सेलिंग करते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइज 40 से प्लस ज्यादा कंट्री में हमारा भी काम चल रहा है। 40 प्लस। यस। उसके बाद में आप सोचिए, इंडिया के ऐसा कोई शहर नहीं बचा होगा जहां पे हमारा माल की सप्लाई नहीं चल रही। ओके। तो वो लॉजिस्टिक को मेंटेन करने का डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो इतनी सारी वर्किंग को हम लोगों ने सिर्फ 3 साल के अंदर अचीव किया है। अब हमारा जो विजन है वो 10x हो चुका है। तो 10x को पाने के लिए हमें और बड़ी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और बड़े कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, और नई जो पॉलिसीज है हम लोग बना रहे हैं, उन पे वर्किंग कर रहे हैं। तब जाके आप हम लोग ये ज्वेलरी का जो सपना लेके बैठे हैं, जो फुटवेयर का लेके बैठे हैं, कॉस्मेटिक का लेके बैठे हैं, तो ये सब चीजें भी हम मैं लोग भी यही डेवलप कर पूछने देंगे। वाला था आपसे कि मैं बोला, आपने जिस हिसाब से बताया कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का सब कुछ केसरिया में मिल जाना चाहिए, तो मैं बोला कॉस्मेटिक कहीं ना कहीं बाकी रह गया, तो उसका भी आपका कुछ प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास में हमारे टाई-अप में भी बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ में आ रही है, और बहुत सारे हम लोग काम अभी चल रहे हैं फ्लो के अंदर। इंटरनल चीजें हमारी चल रही है, सोर्सिंग के हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हम लोग जो चीजें समझ रहे हैं कि ये कैसे बनाई जा सकती है, कैसे किया जा सकता है, इंडस्ट्री के अंदर कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो सारा वर्किंग चल रहा है। ये सर सब कुछ पॉसिबल जब होता है जब आपके पास विजन हो। देखिए, मैंने कहा आपको 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका विजन है कि मुझे एक दिन 5 करोड़ रुपए की सेल करनी है साल की, तो अगर विजन लेके चलते हो तो 50,000 भी कोई खोटा नहीं है। अगर आपने विजन नहीं है आपके पास में, और आपने सोचा है कि 50,000 रुपए में मुझे बिजनेस करना है, मुझे तो महीने की इनकम 10,000 आ जानी चाहिए, 15, तो फिर आप वहीं पे रह मतलब जाओगे। 50,000 डाला तो मेरा महीने का निकाल के 60,000 हो जाना चाहिए कि 60,000 में मैंने बेच दिया, बस 10,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल, अगर आप वही सोचते हो तो वहीं पे रह जाओगे। देखिए, इंसान कौन बढ़ता है कि जिसको अगला रास्ता पता चलता रहता है। आप कोई भी दूरी तय कर रहे हो, उस दूरी के बाद में अगला रास्ता आपको और मिल रहा है, तो आप उस दूरी तक मत जाइए, उस मंजिल तक मत जाइए, अगले रास्ते को और तलाश कीजिए, इसके आगे की मंजिल कौन-सी है। अगर आप ये सोचते-सोचते आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको वो मंजिल मिलेगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची। वो होता है ना, बहुत सारे इंसान बोलते हैं, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे सूरत के अंदर सर, मैं यहाँ पे इतने सालों से देख रहा हूँ, ज़ीरो से हीरो बनने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे बहुत कम मिलता है, जो बहुत सारा पैसा लेके आया हो और बहुत सारा पैसा लेके बहुत सारा पैसा कमाया हो। यहाँ पर जितने भी लोगों में देखता हूँ, सिर्फ ज़ीरो। 30 साल पुराने आदमी से मिलता हूँ तो मैं 1000 रुपए लेके आया था, कोई बोलता मैं 10,000 रुपए लेके आया था, कोई बोलता मैं तो कुछ लेके ही नहीं आया था, कोई बोलता मैंने 20 साल नौकरी करी है, कोई बोलता है मैं तो मजदूरी करता था, कोई बोलता था मैं दलाली करता था। जीरो से हीरो बनने वाला शहर है ये। तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं बन सकते? आप उनके साथ बैठना स्टार्ट कीजिए जो जीरो से हीरो है। आप अपनी संगत को बदलना स्टार्ट कीजिए। अगर आप 1000 करोड़ वाले के आदमी के पास में बैठने लगोगे, तो आपका सोच 1000 करोड़ जैसी हो जाएगी। जिस दिन आप 10,000 करोड़ वाले आदमी के साथ बैठना स्टार्ट करोगे, तो आपकी सोच 10,000 करोड़ वाली जैसी हो जाएगी। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैं सोचता तो 10,000 करोड़ जैसा हूँ और बैठता हूँ मजदूरी करने वाले के साथ में, तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि संगत आपकी कैसी है, उस पे सब कुछ डिपेंड है। आप किसके साथ आपको उठना है, किसके साथ आपका बैठना है, वो आपको अपने आप लेके जाता है। देखिए, ऑरा होता है। 10,000 करोड़ वाला कमाने वाले आदमी का अपना ऑरा होता है, वो अपने आप 500 करोड़ के 100 करोड़ वाले आदमी को अपने आप खींच लेता है, उसको वहां तक लाके बिठा सकता है। लेकिन आपकी संगत वैसी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप वर्किंग कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। अब हम लोगों ने अभी हम लोगों ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी कि मई और जून के अंदर हमारे पास कोई भी कस्टमर्स आता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप सर बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास में इतने कॉल आते हैं। कल रात को मैंने जो ऑनलाइन का हमारा मैनेजर उनके साथ बैठा था कि मतलब इस महीने में अपने पास में लीड कितनी है। मैं देखा कि 50,000 60,000 लीड हर मंथली आती है। मई महीना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे मंदी का महीना होता है, हमारे पास 80,000 लीड आई थी। 80,000 व्यापारी किसको बोलते हैं? अगर आपको लीड कर रहे हो और 80,000 लोगों को अगर मैंने 1000 रुपए का भी माल बेचा है तो 80 करोड़ का माल हो जाता है। मैं बोला कि सिर्फ 1000 रुपए का माल अपने को बेचना है, तो आप सोचो कितना कर सकते हो बिजनेस। प्लस सर इतनी लीड तो बोला हमारे पास में जनवरी मंथ में नहीं आई थी, जब सीजन में थी, तो इतनी लीड कैसे आ रही है हमारे पास में? ये हम लोगों ने विश्वास जनरेट किया लोगों के ऊपर, इसलिए आज 80,000 क्या
लाखों लोग हमारे साथ में व्यापार कर रहे हैं। करेक्ट है सर। सर आपने ये जिस हिसाब से अभी बात हो रही थी, तो बोला आपने बोला पिलर्स, स्टाफ ऐसा होना चाहिए आपके, स्टाफ बोलना गलत है, कॉम्पेनियंस बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे एब्सेंस में बिजनेस को वो चला रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कई बार सर दो चीज होती है इसमें, एक तो वो कॉम्पेनियन मिलना मुश्किल होता है जो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के काम करे, और दूसरा जैसे मनी फ्रॉड होता है वैसे स्टाफ फ्रॉड भी होता है। या तो दूसरी कंपनी वाले उसको ओवरटेक करने की ट्राई करेंगे कि खींच के हमारी कंपनी में ले जाए, अंदर की जो भी भेद है वो खुलवाए, या तो दूसरा क्या होगा, वो बंदा वहां से जॉब छोड़ देगा और हमारी ही कंपनी में जिसमें काम कर रहा है उसके एक डुप्लीकेसी कंपनी बना के उसमें चालू कर देगा, नाम से सेम नाम सेम कुछ, बस खाली क्या होगा, लोगो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा और नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। अब लोगों के माइंड में अगर एक पर्टिकुलर चीज है वो तो सेट है। अब मैं जैसे केसरिया बोलने जाऊं तो केसरिया इस पर्टिकुलर के माइंड में सेट हो गया। अब आपके वाले में एक ए आया, उसने डबल ए लगा दिया, फिर वो तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो डबल ए लगाया, मैं तो किया नहीं, बट लोगों के माइंड में तो वो केसरिया केसरिया ही आया। तो ये चीज को अगर डील करना हो तो स्मार्ट वे क्या है? देखिए, स्मार्ट वे की बात करूं तो हमारी जो जितनी टीम है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से उन लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया है जो एक फैमिली का हिस्सा बन सके, जिसका लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस हो। मैं अगर किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, जैसे किसी हेड का, किसी लीडर का अगर इंटरव्यू लेता हूँ, मैं जनरली इंटरव्यू खुद लेना पसंद करता हूँ। बाकी एचआर डिपार्टमेंट हमारे कुछ इंटरव्यूज मुझे लेना पसंद होता है कि ये इंटरव्यू में लूंगा, इस टाइप की कैटेगरी के इंटरव्यूज में लूंगा। तो मैं उसमें ये देखता हूँ उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो मैं आगे जाके अगर इसके अंदर मैं उसके अंदर एजुकेशन दे पाऊँ उसको, और उसको मैं और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना दूं, तो ये कहाँ तक काम आएगा। देखिए, जनरली हमारे पास में आज के समय इतनी बड़ी टीम है, उसके अंदर कम से कम 25 से 30 मेंबर ऐसे होंगे जो हमारे पास में अभी भी नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने हायर कर लिया, ऑन ड्यूटी पे नहीं आते हैं, सिर्फ अभी पढ़ाई करवा रहा हूँ उनको, आप समझिए। क्यों? क्योंकि मुझे उनमें जो स्किल नजर आई, तो मैंने उनको बोला ये स्किल आप में बहुत अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बोले सर क्या करना पड़ेगा? मतलब आपको सेमिनार वेबिनार आप अटेंड करके आओ। बोले सर मैं को तो जॉब करनी है, मेरे को काय को सेमिनार में फंसा रहे हो आप? बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप अपने स्किल्स को और मजबूत करो। वो जब लड़का वहां से निखर के हमारे पास में आता है, सैलरी हम लोग पेड कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो जब निकल के आता है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में सोचता है। उसको समझ में आ जाता है कि कंपनी ने मेरी जो स्किल को समझा, उसको 100% तक पहुंचाया है, अब मैं कंपनी के लिए वर्किंग करूंगा। जो काम मैं साल भर बाद में करवाता, जो काम मेरे से साल भर बाद में होता है, वो फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। बस यही बिल्डिंग का एक तरीका है, ये प्रोसेस है कि अगर आपको लीडर अच्छा बनाना है तो उसके पास में जो स्किल है उसको पहले डेवलप करो, फिर अपनी कंपनी के अंदर जो काम आप जो देना चाहते हो वो दो, तो आपका काम 101% प्रोफेशनल होगा और तरीके से होगा। और सर जो फ्रॉडलेंट और डुप्लीकेसी होता है उसको अगर डील करना हो तो उसको कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, डुप्लीकेसी जब होगी जब आपकी प्रोडक्ट आपके मोनोपोली नहीं है। अगर आप रोज क्रिएटर हो, रोज नया सोचते हो, तो कोई डुप्लीकेसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आपकी कॉपी कर सकता है कि प्रोडक्ट जो बनाया उसकी कॉपी कर सकता है, लेकिन इन्वेंशन नहीं कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते में शहद जो निकलता है वो आप बार बार में ले सकते हो, लेकिन मधुमक्खी जो बनाती है शहद वो आप नहीं ले सकते हो। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास रोज इन्वेंशन करने का तरीका होना चाहिए। भले ही आपकी कॉपी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडस्ट्री हमेशा नए को सलाम करती है, जो इनोवेशन करता है उसको सलाम करती है, तो कॉपी करता है उसको कुछ समय के लिए बोलता है कि ये सस्ते का जुगाड़ मिलता है, लेकिन बाद में थक हार जाता है क्योंकि वो पता है इन्वेंशन R&D का प्रोग्राम में नहीं कर सकता। अब देखिए, बड़ी कंपनियां की बात करूं तो एक डिपार्टमेंट बनता है उनका R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम उनका बनता है। अमेरिका क्यों आगे इंडिया से सबसे ज्यादा? क्योंकि वहां पे R&D के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा किया जा सकता है। इंडिया की इकोनॉमी में R&D का एक शब्द जो है कुछ ही सेक्टरों में है, हर सेक्टर में नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर आप जाओगे तो हर सेक्टर के अंदर R&D चलता है वहां पे। अब वहां पे छोटा सा 50 करोड़ का बिजनेस लेके बैठा है तो उसका एक डिवीजन होगा R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिवीजन होगा। उस उनका काम ही वही है कि 50 करोड़ को हम लोग 100 करोड़ कैसे लेके जाए, 100 को 1000 करोड़ कैसे लेके जाए। लेकिन इंडिया के अंदर ये कल्चर अभी बिल्ड हो रहा है, अमेरिका में पहले से है। तो अगर आपके पास R&D का डिपार्टमेंट है तो कॉपी करने वाला कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता R&D डिपार्टमेंट के सामने। ओके सर, आपका मैंने जब बायो पढ़ा था उसके अंदर बैक स्टोरी में लिखा हुआ था कि आपने सीए किया है, करेक्ट?
तो सर मुझे खाली ये जानना था कि ऐसा क्या माइंड में आया कि मैं सीए छोड़ के टेक्सटाइल के अंदर बिजनेस में एंटर आऊं करके। बिल्कुल, देखिए मेरा बैकग्राउंड कोई टेक्सटाइल का वैसे नहीं है। मैं सूरत जब आ रहा था तो उससे पहले मैं सीए कर रहा था और मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो मुझे ये लगा कि मैं सीए बन के एक ऑफिस खोलूँगा, लोगों की फाइलें सँभालूँगा और इसको बढ़ाऊँगा, उसके अंदर बहुत अच्छा काम अपन करने वाले हैं। तो पढ़ाई करते-करते मेरे दादाजी की एक फ्रेंड है, जो सूरत ही रहते थे। मैं सीकर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ वैसे। तो वहाँ पे वो बैठे थे, बैठे-बैठे मैं उनके को धोख दिया, मतलब कि प्रणाम दादाजी, सूरत कैसे हो, क्या हो? तो बोले बहुत अच्छा हूँ, क्या कर रहा है तू? मैं बोला कि मैं तो सीए कर रहा हूँ, जयपुर से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोला आगे का भविष्य क्या है? बोला आगे सीए बन के सीए का ऑफिस खोलूँगा। बोला कि सीए का ऑफिस खोलेगा, सीए बनेगा, सीए जॉब करेगा, जो भी तू करेगा, लेकिन इससे अच्छा है तू सीए रख कोई बिज़नेस करके। मैंने बोला नहीं, मुझे तो यही करना है। उन्होंने बोला कि तेरे को 10 दिन का समय देता हूँ। 10 दिन के समय के अंदर अगर तू ये सोच लेता है कि मुझे कहाँ जाके बिज़नेस करना है, वो मुझे बताना। जयपुर करना है, सूरत बिज़नेस करना है, बॉम्बे बिज़नेस करना है, दुबई बिज़नेस करना है, मुझे बताना। लेकिन सीए छोड़ना है, सीए रखना है। बोले ये कौन-सी बात हुई? तो वो बोल दिए। मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया, मैंने कि ठीक है बोल दिए, बड़े बुजुर्ग हैं, बोल दिए, कोई बात नहीं। उनका एग्ज़ैक्ट 10 दिन बाद में मेरे पास कॉल आता है कि क्या सोचा? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। तो बोले कि तूने क्या सोचा, सूरत बिज़नेस करेगा, जयपुर बिज़नेस करेगा कि हम बोले मैंने तो सीए करना है मुझे। बोला नहीं, तेरे को और 10 दिन का समय देता हूँ। तो 10 दिन के बाद में सूरत आ गया। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। 20 दिन निकल गए। फिर 20 दिन बाद में फिर उनका कॉल आया कि अब मैं टिकट भेज रहा हूँ, तो कल की तारीख में सूरत के लिए रवाना होना। मैंने कुछ नहीं देखा, जो बुक्स थी वो एज़ इट इज़ छोड़ी, बैग अटैची जमाई और सूरत के लिए रवाना हो गया। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है, कहाँ पहुँचना है। उनका यही फ़ोन आया कि सूरत रेलवे स्टेशन पे मैं मिलूँगा और तू डायरेक्ट मेरे घर पे आना और डायरेक्ट अपन अगले दिन से बिज़नेस सीखना स्टार्ट करेंगे। बस वो एक पड़ाव था बिज़नेस के अंदर, उन्होंने मुझे खींचा और ये आने के बाद में सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं सूरत आया यहाँ पे, तो अंकल ने मुझे एक चीज़ बताई कि ये कपड़ा है, अगर तूने इसको पहचान लिया और अच्छे से समझ लिया तो लाखों करोड़ों का बिज़नेस भी यहाँ पे लोग करते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड सीए था और फादर का काम दूसरा था, तो कोई बैकग्राउंड मेरा टेक्सटाइल का नहीं था। उन्होंने मुझे ए से लेके जेड तक की सारी जितनी टेक्सटाइल की विद्या उन्होंने मुझे सिखाई। सीखते मेरे को एक बिज़नेस ध्यान में आया कि यहाँ पे सूरत के अंदर बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स आते हैं, छोटे-छोटे गाँव से आते हैं, जिनको माल यहाँ पे दिया नहीं जाता था। उनको बोला जाता था कि यहाँ पे एक आइटम का लेना है तो एक पार्सल लेना कंपल्सरी है। एक-एक सेट करके हम लोग माल नहीं देंगे। तो ये मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप था, हज़ारों कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं, नई दुकान करने वाले आ रहे हैं, घर से बिज़नेस करने वाला आ रहे हैं, यहाँ पे माल नहीं देते थे। वो दुकान पे जाते थे, पूछते थे कि सर 20 साड़ी लेनी मिलेगी? बोले नहीं, नहीं रिटेल नहीं करते हैं, छोटा-छोटा माल नहीं बेचते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे होलसेलर से ले लो, मेरे क्षेत्र के अंदर वहाँ पे मैं आपको होलसेलर बता देता हूँ, जहाँ मेरा होलसेलर जाता है वहाँ पे ले लो। ऐसे मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोगों से बात सुनी, यार 20 साड़ी लेने आते हैं, मतलब मना कर देते हैं हम लोग को। मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, पूरी आर-एन-डी करी, तो पता चला कि यहाँ पे हज़ारों कस्टमर्स ऐसे आते हैं, जो 2 लाख रुपए लेके आता है, लाख रुपए लेके आता है, लेकिन 5,000 10,000 का माल लेके वापस जाना पड़ता है। क्यों? उसको माल नहीं मिलता है यहाँ पे। वो जो गैप देखा मैंने, तो उसकी कैलकुलेशन करी तो मुझे लगा कि ये 2-3 हज़ार करोड़ का बिज़नेस ऐसा है, जो बिज़नेस यहाँ पे कोई करना ही नहीं चाहता। बस वो जो लूप होल बोलते हैं ना, हर आईटी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी क्या होती है, लूप होल पे चलती है। उस लूप होल को मैंने देखा, उस लूप होल को देख के हम लोगों ने एक सोचा कि हम लोग उनको कपड़ा देंगे, जो सूरत आ रहा है, नई दुकान करने आ रहा है, छोटा बिज़नेस करने आ रहा है, होलसेलर बनने आ रहा है, जो रिटायर्ड हो चुका है, उसको वो बिज़नेस करना है, तलाश कर रहा है, या कोई ऐसी लेडीज़ है जिसको बिज़नेस करना है, जो नौकरी से तंग आके बिज़नेस करना चाहता है, उनको बिज़नेस चाहिए, तो वो हमारे पास डायरेक्ट पहुँचे। उनको हम लोग एक-एक सेट भी देंगे। 4 साड़ी का 1 सेट, 6 साड़ी का 1 सेट, 5 साड़ी का 1 सेट हम लोग देंगे, कुर्ती चाहिए तो कुर्ती देंगे। बस वो एक छोटी-सी शुरुआत जो जर्नी थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई। हम लोगों ने सिर्फ़ साड़ी का एक काम किया, साड़ी का एक डिवीज़न बनाया, ग्राहक आना स्टार्ट हुए। बोले सर पूरे सूरत घूम आया, किसी ने हाँ नहीं किया, आपके यहाँ पे आके हाँ मिला, तो अब 20,000 का माल लिया, कि कोई 30,000 का माल लेता था, कोई 50,000 का माल लेता था। धीरे-धीरे लगा
फिर वो लोग डिमांड करते थे, सर ये चीज भी बना के दीजिए, ये चीज भी बना के दीजिए, रिपीट ऑर्डर अच्छा नहीं लगे, उनका मार्जिन बढ़ने लगा, तो कॉल आने लगे बहुत सारे। कॉल आते आते सेकंड दुकान हम लोगों ने करी उसके बाजू में, थर्ड करी, फोर्थ करी, फिफ्थ करी, करते 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 40 दुकान तक हम लोग पहुंच गए महज 1.5 साल के अंदर। अब कस्टमर की भीड़, रोज 150-200 कस्टमर्स। अब हमारे पास में भीड़ आते आते हम लोगों को समझ में आया कि अब हमें और टीम बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते 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 आज 3 साल की आप जर्नी आपके सामने है। सूरत साक्षी है, इंडिया साक्षी है इस चीज का कि हम लोगों ने बहुत कम टाइम के अंदर एक होलसेल डिवीजन के अंदर हम लोगों ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया। नहीं सर, आपकी जो ये बात है ना, वो कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है कि अभी भी कई एक ऐसे है जो मैन्युफैक्चरिंग और का बोल सकते हो आप, या होलसेलर बोल सकते हो, कि जब हम वहां जाते हैं और बोलते हैं ना कि हमें 5 साड़ी चाहिए या 6 साड़ी चाहिए, सामने वाला एंटरटेन नहीं करता है। बिल्कुल सामने वाला बोलता है इतना नहीं होगा, लेना हो तो बोलते 100 साड़ी, 200 साड़ी, 500 साड़ी का ऑर्डर हो तो बोलो। 10-20 साड़ी के अंदर, 5-6 साड़ी के अंदर हम लोग डील नहीं करते। तो ये लिटरली कई बार बोलते हैं ना, कोई बिजनेस वाला आता है और उसको जब एक छोटी अमाउंट में छोटी चीजें लेनी होती है और नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो फेस करके जाता है बिल्कुल कि यार काश मिल जाता तो मैं भी कुछ कर पाता। और ये चीज उनको मिलना इज अ वेरी बिग थिंग, कि बिल्कुल उनको एक जो जहां पे कोई चीज हो नहीं पा रही थी वो उनकी होनी चालू हो गई। सर, आपने अभी जो अपनी हो रही थी बात, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग का बोला कि आपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग और सब चालू। मार्केट में कई लोग ऐसे हैं, कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, लेकिन वो भी क्या बोलते हैं, वी आर मैन्युफैक्चर। तो डिफरेंशिएट अगर करने की बात है तो मैन्युफैक्चरर सामने वाला बंदा ओरिजिनली है या नहीं है। तो सामने वाला अगर कोई भी डीलर जैसे लेने आ रहा है, जो उससे खरीदने आ रहा है माल, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है और ये बंदा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैन्युफैक्चरिंग की पहचान 2 तरीकों से की जा सकती है। एक तो उसका एनवायरनमेंट देख के, काम का एक तरीका देख के। वो 2 दुकान लिख के बैठा है, वो मैन्युफैक्चरर अपने आप को बोलता है, तो वो सामने वालों को भी समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। उसका एनवायरनमेंट देखा, आपको समझ में आया, आपको सारा सिस्टम समझ में आया कि माल आ रहा है, ताके आ रहे हैं, यहाँ पे सूरत में ताके बोलते हैं, 100 मीटर की थान को ताके बोलते हैं, वो आ रहा है, कटिंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, चरक हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर अपने आप सामने समझ में आ जाता है। दूसरा, अगर आपको समझना है तो आप किसी भी साड़ी को लेके उनको बोलिए कि इसकी 100 साड़ी बन जाएगी क्या? अगर वो हाँ करता है तो वो मैन्युफैक्चरर सूरत की भाषा में कहलाया जा सकता है। आप उसको और कौन से तरीके से जज कर सकते हो? आप उनसे प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो कि इसको कौन सा कपड़ा बोलते हैं, ये कैसे प्रोसेस होता है, ये और प्रिंट है कि नहीं है, ये इसमें नेगेटिव फिट कैसे दिया हुआ है, ये डिजिटल प्रिंट है कि नहीं है, ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सी क्वालिटी है, क्या डेनियर लगा हुआ है, क्या बीम लगी हुई है, इसके अंदर वार्प कितना है, वेफ्ट कितना है, ये सर्कुलेटिंग में बना हुआ है क्या, ये प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे होती है, जिगर किसको बोलते हैं, स्टंटर किसको बोलते हैं। आप 2-4 वर्ड ऐसे टेक्निकल पूछोगे और उसका दुकान का जो ओनर है वो घबराहट में आ जाता है, तो समझ जाना कि वो नहीं है। तो ये क्या है, सामने वाला आदमी अगर उससे प्रोसेस पूछेगा, अगर प्रोसेस बताने में वो सच में माहिर है, तो 101% वो, देखिए मैन्युफैक्चरर में मानता हूँ उसको। दूसरा, सूरत में क्या होता है, कोई भी आदमी ए से लेकर जेड तक का कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। कैसे नहीं है? कोई सिर्फ साड़ी बनाता है, बेच रहा है, तो वो क्या करता है, वीवर से कच्चा कपड़ा खरीदता है। तो वीवर हो गया अलग, मील में डाइंग करवाता है तो मील का डाइंग वाला हो गया अलग। फिर उसके पास में वीवर से कच्चा कपड़ा आया, कच्चे कपड़े से मील से प्रोसेस होके कलर होके आया या प्रिंट होके आया, फिर वो जाता है एम्ब्रॉयडरी वाले के पास में, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो उससे उसने जॉब पे काम कराया, फिर वो वापस से वर्क होके आया, फिर चरक, फोटो, थैली आपके यहाँ पे लगा। तो एक मल्टीपल साइकिल है प्रोसेस की इसके अंदर। तो ए से लेकर जेड तक का काम करने वाले रेयर है यहाँ पे, कि मेरा ही कच्चा कपड़ा बन रहा है, मेरी ही मील है, मेरी ही एम्ब्रॉयडरी यूनिट है, मैं ही सारा कपड़ा बना रहा हूँ। यहाँ पे सब मल्टीपल्स मैन्युफैक्चरर मिलके एक साड़ी का निर्माण करते हैं। तो वो चीज भी अगर है तो वो भी मैन्युफैक्चरर कहलाता है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको थोड़ा-थोड़ा आप आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, हो सकता है आप पहली बार में परचेजिंग कर रहे हो, आपको नहीं पहचान में आती है, लेकिन आप रिपीट परचेजिंग करते हो तो आपको एक ना एक दिन आपको पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये नहीं है। अब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने भी कैसे काम किया, हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं कि बोलते हैं, सर आप इतनी मल्टीपल्स वैरायटी बेचते हो, मैन्युफैक्चर कैसे हुए? तो हम लोग उनको बोलते हैं, हम लोगों ने हर चीज का एक सेगमेंट बनाया पहले, हमने उसकी एक फैक्ट्री बनाई पहले, वो काम, उसका एक वेयर हाउस हम लोगों ने डेवलप किया, वहां वेयर हाउस पे ये माल डेवलप होता है, मिल में जाता है, प्रोग्राम लगता है, वहां पे माल आता है, आने के बाद में वहां से कटिंग होती है, फिर हमारे जो आप जो
फैक्ट्री आउटलेट देखते हो वहां आपको माल का डिस्प्ले हम लोग करवाते हैं। तो बोलते सर फैक्ट्री दिखाओ, तो वो लोग फैक्ट्री जाते हैं, हमारी चीजें देखते हैं, तब उनको जाके वैल्यू होता है कि सर आपके साथ तो करोड़ों का काम किया जा सकता है। इसीलिए आज हम लोग फ्रेंचाइजी तक पहुंच पाए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया कि हम लोग अब फ्रेंचाइजीज भी दे रहे हैं। तो एस्टिमेटेड सर फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो अभी तक आपने कितनी फ्रेंचाइजी दे दी है? एंड अगर फॉर एग्जांपल किसी को अगर बिजनेस चालू करना है, उनके पास फंड है और वो चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए अभी कैसा एक जन का नाम बन जाता है ना, तो उससे काम आसान हो जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते थे, नाम से काम चलता है, बिल्कुल सर। काम से नाम नहीं चलता है। बिल्कुल। अब आपका नाम हो गया है, अब वो काम चलाने के लिए आपकी फ्रेंचाइजी लेता है, तो मिनिमम उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? देखिए हमारे पास में फ्रेंचाइजी करने का हर चीज का पहले उद्देश्य होता है कि हम लोगों ने फ्रेंचाइजी कैसे लॉन्च की, क्यों स्टार्ट किया, हमें क्या जरूरत पड़ी फ्रेंचाइजी की। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट के अंदर मैंने गैप देखा तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हम लोगों ने शुरुआत करी। अभी मार्केट के अंदर में हम लोगों ने क्या गैप देखा कि यहाँ पर कस्टमर जो हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो पहले से वो फर्नीचर बना के आता था। 20 लाख का बजट है, 10 लाख रुपए फर्नीचर पे खर्चा करके आता था और बोलता था कि मुझे 5 लाख का माल दे दो, 5 लाख रुपए मेरे पास में स्पेयर में पड़ा है। मैं उनको बोलता था कि 10 लाख की फर्नीचर बनाने की क्या जरूरत पड़ी। आजकल तो एकदम मॉडर्न तरीके से फर्नीचर बनता है, 3 लाख 4 लाख में ये फर्नीचर बन सकता था, आपका 6 लाख रुपए बच जाता। बोला सर कैसे बचता, हमारे गाँव में तो कारीगर ही नहीं है ऐसे जो 3 लाख में फर्नीचर बना दे। तो ये देखा। दूसरा एक गैप और देखा कि हस्बैंड है वो काम कर रहा है नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली या बैंगलोर काम कर रहा है। अब वो है महाराष्ट्र का, राजस्थान का, गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, कहीं का भी वो है। तो वो बोलता था कि सर मुझे नौकरी छोड़नी है, लेकिन मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की, इनकम की सोर्स की बहुत जरूरत है। उससे उसके बिना मेरा चल नहीं सकता। मुझे बिजनेस तो करना है, लेकिन वो 6 महीने तक मैं ना फर्नीचर बनाऊं, दुकान डालूं, पहले तो सेटअप करूं, फिर माल परचेसिंग करूं, फिर दुकान चलाऊं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं तो 6 महीने की अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो घर पे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो वो एक हम लोगों को गैप दिखा। तो हम लोगों ने क्या किया, उन लोगों को बोला कि आप अपना जो फर्नीचर पे खर्चा लगा रहे हो, आप अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ये काम भी हम लोग करके देते हैं आपका। ओके। तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने क्या किया, केसरिया बाजार की लॉन्चिंग की। हमारी जो फ्रेंचाइजी का आउटलेट का नाम है वो केसरिया बाजार है। वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि उसके फर्नीचर, उसका अकाउंटिंग सिस्टम, स्टाफ ट्रेनिंग, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, उसकी ओपनिंग, उसकी एक ओनर की ट्रेनिंग, सब कुछ कंप्लीट उसका हम लोगों ने काम करके दिया, उसकी दुकान पूरी रेडी करके दी। उससे क्या हुआ, अब वो लड़का वहां गुड़गांव बैठा है, नोएडा बैठा, जॉब कर रहा है, जॉब वहां कर रहा है, उसकी दुकान रेडी हो गई, दुकान चलने लगी, उसने अपनी वाइफ को बैठा दिया, अपने भाई को बैठा दिया, अपनी बहन को बैठा दिया, अपने मम्मी पापा को बैठा दिया, दुकान चलने लगी, इनकम आने लगी। वहां उसकी जॉब थी 50,000 रुपए की, यहाँ उसके 40,000 बनने लग गए। तो वो डिसीजन पे आ जाता है कि अब मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ। तो एक ऐसा हम लोगों ने रोल मॉडल दिया कि हर इंसान को अगर बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। तो वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने एक सपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया। आज हमारे पास में कम से कम 250 से 300 जगह ऐसी चल रही है जो जहां पे हमारी वर्किंग चल रही है, और 16 से ज्यादा हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप समझिए, ये निरंतर हमारे पास में इंक्वायरीज आ रही है कि सर ये चीज हम लोगों ने कभी सोची नहीं लाइफ के अंदर कि हमें कोई कंपनी आके इतना बड़ा सपोर्ट भी दे सकती है क्या। तो जो फर्नीचर 10 लाख में बनाता था वो फर्नीचर 4 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में बन रहा है। और हम लोगों ने 3-4 टाइप के फिर मॉडल्स बनाए उसके अंदर, मिनी, मेगा और एक्सक्लूसिव। 12 लाख, 12.5 लाख का मिनी वाला मॉडल है, 25 लाख का हम लोगों ने मेगा मॉडल लिया, और एक्सक्लूसिव मॉडल जो है 50 लाख रुपए का लिया। अभी हम लोगों को जैसे मैंने बोला कि आप एक गेपिंग हो रहा है कि होलसेल, किसी को होलसेल करना हो तो क्या करें। तो हम लोगों ने केसरिया बाजार जैकपॉट मॉडल और निकाला कि वहां पे आप होलसेल कर सकते हो। जो हमारी फ्रेंचाइजीज जा रही है उनको भी आप माल सप्लाई करो, और उनको सूरत से माल लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने जैकपॉट जो मॉडल ले रहा है उसी से माल सप्लाई करो, और सीधा आप होलसेल डिवीजन भी खोल सकते हो। तो होलसेल डिवीजन के लिए केसरिया बाजार जैकपॉट है, और बाकी मिनी, मेगा, एक्सक्लूसिव वो रिटेल के लिए हम लोगों ने खोला। मतलब काइंड ऑफ बोलने जाए तो वो जैकपॉट जो आप बता रहे हो वो काइंड ऑफ हो गया एक मास्टर फ्रेंचाइजी होगी। बिल्कुल सर। कि बाकी सबको जो भी सप्लाई करना है, हमारा माल यहाँ से मास्टर जैकपॉट जो है वहां पर जाएगा, और वहां से फिर जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट होना है वो वहां से डिस्पैच करेंगे। होगा सर। सर जैसे आपने बोला केसरिया बाजार, अभी कई बार आपने भी देखा होगा, अपने सूरत के अंदर बहुत कॉमन है ये चीज, गूगल फेसबुक के नाम से लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं। गूगल फैशन स्टोर, फेसबुक फैशन स्टोर। तो जब ये नाम की बात आती है, तो अगर कोई बंदा कल को
केसरिया बाजार का अगर नाम लेके दुकान चालू करता है, जो कि ओरिजिनली केसरिया की फ्रेंचाइजी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर कर देता है, तो आप अपनी केसरिया बाजार जो है उसको सेफ साइड करने के लिए क्या स्टेप्स लोगे कि जिससे कोई और बंदा आपका जो नाम है वो कॉपी ना कर सके? बिल्कुल सर, देखिए गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन विभाग बना रखा है कि आपका ब्रांड जो है, जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करके आर लिख सकते हो। व्यूअर्स को मैं थोड़ी जानकारी भी देना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। गवर्नमेंट ने 1 से लेके 45 तक के सब्जेक्ट बना रखे हैं, जिसके अंदर टेक्सटाइल जो है 24 नंबर सेक्शन, 25 नंबर सेक्शन और 35 नंबर सेक्शन के अंदर आती है। अगर आपका ब्रांड वहां पर 3 जगह रजिस्ट्रेशन है, तो इंडिया के अंदर टेक्सटाइल के अंदर आप कोई भी आपका नाम दूसरा नहीं कर सकता है। ओके। तो हम लोगों ने हमारे पहले ब्रांड को केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? पहले आप अप्लाई करते हो अपने नाम को, गवर्नमेंट उस नाम को अप्लाई करने के बाद में पोर्टल पे डालती है कि किसी भी को भी आपत्ति हो तो हमें नोटिस दीजिए। हम उनको बोलेंगे जिसने नाम अप्लाई किया हुआ है, अगर उनको तकलीफ है तो उसके बाद का प्रोसेस। अगर आपके पास में उनके पास में पोर्टल के ऊपर किसी की तकलीफ नहीं आती है, कोई बोलता है हमें कोई तकलीफ नहीं है, इस नाम से कोई है नहीं दूसरा, तो हमें आर मिल जाता है। अगर किसी की तकलीफ आती है, कोई नोटिस देता है, तो गवर्नमेंट उसका डिजिटलाइजेशन में अगर तकलीफ आ गई तो उसको हम लोग जो वेरिफिकेशन करवाने के बाद में गवर्नमेंट एक नोटिस जारी करती है गेजेट में, मतलब न्यूज़पेपर में। 3 महीने तक अगर कोई उसके अंदर गेजेट के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी ने आपत्ति नहीं करी है, तो वो नाम टीएम से आर पे कन्वर्ट हो जाता है। ओके। पहले आपने देखा होगा किसी कंपनी के पीछे ऊपर टीएम लिखा होता है, वो ट्रेडमार्क जब लिखा होता है जब आपने अप्लाई कर रखा है, अभी तक आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अगर आर आता है तो उसका मतलब हो गया वो रजिस्टर्ड हो चुका है गवर्नमेंट के। अब वो जो नाम है वो दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। ओके। तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। इस नाम को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। ओके। तो हम लोगों ने केसरिया बाजार भी हमारा रजिस्टर्ड है। तो केसरिया बाजार के नाम से अगर दूसरा खुलता भी है और जो हमारे से फ्रेंचाइजी नहीं ली हुई है, किसी थर्ड पर्सन ने खोला है, तो उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप निश्चित रहे कि कोई हमारा दूसरा नाम यूज कर सकता है, कोई यूज नहीं कर सकता। क्योंकि मेजर अफसर कई बार होता है कि नाम अगर कॉमनली कहीं पे यूज हो जाता है ना, तो एक ट्रस्ट वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक क्लाइंट के साथ ये चीज हो चुकी है कि उन्होंने जो नाम रखा था वो सेम नाम से एक और जन ने कंपनी खोल रखी थी। अब ये क्लाइंट जो मेरे थे वो बेवरेजेस में डील करते थे, दूसरे क्लाइंट था जो क्लाइंट तो नहीं बोल सकता, दूसरी कंपनी थी वो प्रोटीन पाउडर में डील करती है। अब वहां से किसी ने ऑर्डर किया, पैसा दे दिया, वो डिस्पैच होके नहीं आया, तो वो यहाँ पर आके गालियां दे रहे हैं कि तुमने हमारा माल जो है, जो हमारा ऑर्डर है वो डिस्पैच नहीं बिल्कुल किया। सर, देखिए नाम तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अभी हमारे साथ में एक कंपनी का टाई अप हुआ। टाई अप मतलब उन्होंने सिर्फ हमारा माल बेचना उनको, उनके 45 से ऊपर शोरूम है। तो उन्होंने बोला कि हमें हमारा माल बेचना है, पूरा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का आउटलेट हमें एक फ्लोर पे, हर फ्लोर पे देना है 45 की 45 पे। तो मैंने उनको बोला आपका नाम रजिस्ट्रेशन में क्यों नहीं है? बोला सर हम लोगों ने कम से कम 20 बार रजिस्ट्रेशन में दे लिया, लेकिन हमारा नाम रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, किसी ना किसी का ऑब्जेक्शन आ जाता है। मैंने बोला आपसे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। कल को आपकी कंपनी के ऊपर ताला लग गया तो आपका माल तो बिका ना बिका, हमारा ब्रांड का नाम और खराब हो जाएगा कि एक साथ केसरिया के 45 जगह माल बिकना है हमारे ब्रांड पे। तो उसको चीज उसी दिन समझ में आई, तो उसने अपने नाम को चेंज करने के लिए अप्लाई किया और अभी उनका कुछ दिन पहले ही उनका नाम रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी हमारी उनके साथ में डील हुई है कि 45 स्टोर के ऊपर उनका टोटल टॉप फ्लोर के ऊपर उनके जितने भी स्टोर्स है, जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टोर ऐसे उनके टॉप फ्लोर पे भी काम चला, उन्होंने वो भी खाली करवा लिया है। 45 के 45 स्टोर्स पे केसरिया बाजार आपको देखने को मिलेगा। तो उसको भी हम लोगों ने एक ही फ्रेंचाइजी गिनी है, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर ओनर का है, उसको भी एक ही गिना है। तो 45 जगह हमारा पूरा का पूरा केसरिया बाजार आपको हर शहर, साउथ के शहरों में देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों का प्रयास है, ये सामने वालों को प्रयास है कि उसको विजन उसका अगर बड़ा है, उसको समझ में आ गया कि अगर मैं मल्टीपल्स वेराइटी में बनाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी आके मेरी छत के ऊपर बैठ जाती है और पूरा का पूरा वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर लेके आती है, तो मेरी सेल 100% डबल हो जाएगी। तो उसको समझ में आया। तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो हमारे साथ टाई अप करते हैं। अभी हमारी मलेशिया, दुबई भी बात चल रही है, तो दुबई के हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। कल ही मेरी बैंकर्स से बात हुई थी कि हम लोगों को अगर दुबई में माल भेजना है तो कैसे माल भेजते हैं, कैसे क्रेडिट लिमिट दी जाती है। तो ये पूरे हम लोग वर्ल्ड वाइज काम करने वाले हैं इस चीज के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सर। आई होप कि ये एपिसोड से जो व्यूअर्स है उनको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफी कुछ जानने मिला होगा। बट लास्ट
एज ए फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप जो व्यूअर्स को गाइड करना चाहो या उन्हें कुछ मार्गदर्शन देना चाहो तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, देखिए जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ व्यूवर्स को कि अगर आप में कुछ जुनून है, कुछ अपने जीवन को बदलना चाहते हो या आप चाहते हो कि मुझे कुछ अलग करना है। देखिए गरीब होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हो ना, वो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। जीवन क्या है? परिवर्तन का है। जितना आप परिवर्तन अपने जीवन में करोगे उतनी ऊंचाइयों को आप प्राप्त करोगे, और आने वाला जो भविष्य आपके पीछे वाले हैं उनको आप वो कुछ देके जाते हो, वो जो आने वाले समय में संभाल के रखते हैं। जैसे वो गुडविल हो, जैसे वो पैसा हो, जैसे वो संपत्ति हो। अगर पीछे वाले को आपको कुछ देना है तो आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको बदलना है, आपको कपड़ों के चित्र में आना है, आपको लगता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, तो कुछ ना कुछ शुरुआत कर दीजिए। भले ही छोटी शुरुआत हो, भले ही बड़ी शुरुआत हो, कोई भी शुरुआत हो आपको कर देनी चाहिए। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने कपड़ों के क्षेत्र के अंदर आई और कपड़ों के अंदर आज हम लोगों ने शानदार वर्किंग कर रहे हैं और एक्सपांशन पे एक्सपांशन किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कपड़ों के बिजनेस के अंदर आना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़कर, आपके अगर जो विजन है, आपके पास में कोई आइडियाज है, हमारे साथ जुड़कर आप काम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ ही काम करो, कि आप दूसरी कंपनी के साथ काम मत करो। आपकी जो इच्छा है उससे काम करो, लेकिन आप बिजनेस करो। नौकरी कर रहे हो, नौकरी से आप अपना सिर्फ और सिर्फ काम और अपनी जिंदगी निकाल सकते हो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने, अपने शौक पूरे करने इस जीवन के, तो वो बिजनेस से ही पूरे किए जा सकते हैं। तो बिजनेस में आइए, रन कीजिए। हर घर पे हमारा एक बिजनेसमैन बनना चाहिए इंडिया के अंदर, तब जाके हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। हमारी अगर इकोनॉमी डेवलप होगी तो ये देश विकसित होगा। सो थैंक यू सो मच रितेश सर कि आज ये काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा टेक्सटाइल के रिगार्डिंग के। व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, उनको भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है ये फील्ड में कि अगर कुछ उन्हें करना हो, एंटर होना हो तो क्या कर सकते हैं, अगर वो किसी के पास से माल खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकते हैं, कुछ अगर उन्हें स्टेप लेना है, कहीं पे कुछ अटक रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेड स्टॉक का आपने बताया कि वो कैसे कर सकते हैं। सो ये काफी कुछ काइंड ऑफ बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रहा कि उनके बहुत से क्वेश्चंस ऐसे कॉमन जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं लॉस बेयर करके उन्हें बंद करना पड़ता है। बट आई थिंक कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद उन्हें जो एक वे मिलना चाहिए, एक क्लियर विजन होना चाहिए, वो जरूर प्रोवाइड होगा। सो थैंक यू सर। एंड गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। और एक और चीज, अगर आपको टेक्सटाइल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। वी विल ट्राई कि हम सर को फिर बुलाएं और आपके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है और आपकी जो क्वेरीज है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।